तो इसका डेरिवेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको डेराइव किया जा सकता है। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। एंड देखो यार, यहां पर अगर हम बात करते हैं सीपी, सर व्हाट इज सीपी? एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब कौन सा प्रोसेस बेटा? एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक। इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो आप क्या लिख सकते हो सर? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एन सीपी डेल्टा टी लिखा जा सकता है ना। या फिर इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दूसरे केस अगर हम बात करें क्या कि सर सीपी वाले केस में एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि सर डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर मैं सीवी के बारे में बात करता हूं तो सीवी के केस में क्या होता है सर? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, सॉरी, यहां पर क्या होगा? डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एन सीवी डेल्टा टी। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और आपको पता है सर इस केस में वर्क डन क्या होगा? 0। वर्क डन कितना है? 0। तो सर वर्क डन इज 0। वर्क डन 0 हो गया तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लगा सकते हैं सर? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। ओके, एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 4 इसको बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को जरा ध्यान से देखो। इक्वेशन नंबर 3 और 4 में यहां पर डेल्टा टी से अगर डिवाइड कर दिया जाए, ओके, किससे डिवाइड किया जाए बेटा? डेल्टा टी से। या फिर आप क्या कर लो, सीधे सीधे डेल्टा क्यू की वैल्यू यहां रख दो और डेल्टा क्यू की इससे वैल्यू कहां रख दिया जाए? यहां पर रख दिया जाए। तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कर सकते हैं सर? एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस? P इंटू डेल्टा वी, याद है? P इंटू डेल्टा वी, P V2 माइनस V1 इन आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यू कैन राइट हियर P डेल्टा V, ठीक है। मैं अगर इस पूरे इक्वेशन को डेल्टा टी से डिवाइड करना चाहूं, डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा बेटा? एनसीपी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। सर डेल्टा यू बाई डेल्टा टी कहां से लाया जा सकता है? इक्वेशन नंबर 4 से। देखो कैसे। इक्वेशन नंबर 4 में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रखी जा सकती है यहां पर? ये एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो एन सी वी कैन बी रिटन एज डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। 5 में इसकी वैल्यू उठा के रख दिया जाए क्या? ये, तो क्या आ जाएगा यहां पर बेटा? एन सी पी इज इक्वल टू एन सी वी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, इसको इक्वेशन नंबर आप 7 बनाना चाहो तो बना लो, बना लो। आपको पता है सर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना। अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखूं, डेल्टा वी और डेल्टा टी करो तो क्या हो जाएगा? पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी, या फिर पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कैन बी रिटन एज एन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 8, ठीक। इक्वेशन नंबर 7 और 8 को अब देखो एक साथ अगर रखा जाए तो क्या होगा इक्वेशन नंबर 7 और 8 के हिसाब से? सी, इक्वेशन नंबर 7 कह रहा है एनसीपी इज इक्वल टू एनसीवी और प्लस पी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसकी जगह पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी सर? एनसीपी इज इक्वल टू एनसीवी प्लस एनआर। यस, ठीक है। एन से डिवाइड कर दिया जाए तो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, या फिर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। दिस इज व्हाट द मेयर्स फॉर्मूला। मतलब क्या है? देखो यार, अगर इसे डेराइव करना हो तो क्या याद रखना है सर? आपको सीपीसीवी चाहिए। सीपीसीवी का मतलब क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों में ही आप किसका फॉर्मूला लिखो पहले? दोनों ही केसेस में कांस्टेंट, कहां गया भाई? यहां पे
दोनों ही केस में Cp है तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट का फॉर्मूला आप लिखे, और क्या लिखे आप, फर्स्ट इक्वेशन, हीट का फॉर्मूला और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने लिख लिया। सेम वही काम किया कहां पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये दोनों फॉर्मूले आपने लिख लिए, दोनों को मिक्स किया और आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा। सीपी का ये सिंपल डेरिवेशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन चलेगा, ठीक, सिंपल इसे नोट कर लेना इस डेरिवेशन को। यही डेरिवेशन आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट था। एक छोटा सा पॉइंट और आपके पास बच गया था, दैट वाज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। किसका परफॉर्मेंस भाई, हीट पंप का, ठीक है। आपको मैंने बताया था क्या सर, यहां पर सोर्स है आपके पास, ये आपके पास हीट पंप है जिसे हम सिस्टम कह सकते हैं, सिस्टम बोलो ज्यादा अच्छा लगेगा, दिस इज व्हाट सिस्टम। और यहां पर आपके पास क्या है, सिंक, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां का टेम्परेचर T2 है जो लोअर है, दिस इज एट हायर टेम्परेचर, ओके। क्लॉसियस स्टेटमेंट यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट इसी को बोलता है क्या, कि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीटली, है ना, इजेक्ट हीट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली, मतलब स्पॉन्टेनियसली यू कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। फॉर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू सम वर्क, ठीक है। तो दिस वर्क डन विल एक्सट्रैक्ट हाउ मच हीट, कितना हीट एक्सट्रैक्ट करेगा बेटा, Q2, दिस इज व्हाट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिंक और लोअर टेम्परेचर रीजन। तो ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, यहां पर Q1 जो है वो हीट इजेक्ट करेंगे, हीट इजेक्टेड, ओके। सो यहां पर एज अ इनपुट आप क्या दे रहे हो, व्हाट इज योर इनपुट, सर यू आर डूइंग सम वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क। भाई हम फ्रिज में अगर कोई चीज, रेफ्रिजरेटर को हम यूज करते हैं तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी डू सम वर्क। So with the help of this electrical work done or any external work done, when you transfer the heat from lower temperature to the higher temperature, okay, this system is known as heat pump। ये सभी लोगों को मैंने बता रखा है, तीसरी बार बता रहा हूं मैं इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन एंड हीट पंप, यू हैव टू राइट सिंपल, यही डायग्राम आपको बना के समझाना होगा, ठीक है। सर हीट इंजन में थोड़ा सा ऑपोजिट था, जरा ध्यान से देखो, यहां पर हीट इंजन का केस बना दे रहा हूं साथ में। सर दिस वाज व्हाट, सोर्स, दिस वाज सिस्टम, और ये क्या था भाई, सिंक। यहां पर आपके पास क्या था, सिंक। सर सोर्स से हीट दिया जाता था, Q1 इज हीट गिवन टू द सोर्स, गिवन फ्रॉम द सोर्स। इससे क्या होता था, आपको कुछ आउटपुट वर्क डन मिलता था, ये क्या मिलता था, आउटपुट, और रिमेनिंग हीट कहां चली जाती थी बेटा, सिंक को चली जाती थी। तो दिस Q1 इज नथिंग बट हीट गिवन, हीट गिवन टू द सिस्टम। ये क्या हो गया, हीट इजेक्टेड, इजेक्टेड भी बोल सकते हो, लॉस भी बोल सकते हो, क्लियर। और ये क्या हो गया आपका आउटपुट। तो यहां पर इनपुट का काम कौन करता था भाई, ये इनपुट का काम करता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जब आप इफिशियंसी लिखते हो तो आप कहते हो क्या, सर आउटपुट दैट इज W अपॉन इनपुट दैट इज Q1। सर Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 था, तो W की जगह हमने क्या रख दिया, Q1 माइनस Q2। यहां पर उठा के रखोगे तो इससे फॉर्मूला क्या मिल जाता है, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट इंजन। और इसी में अगर मैं बढ़ा देता क्या, कार्नोट साइकिल जोड़ दूं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस T2 बाई T1, ओके। बट यही इफिशियंसी यहां पर किस फॉर्म में लिखा जाता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। सर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मींस व्हाट इज योर इनपुट, सर वर्क डन, what is your output, what you have to do, you have to simply extract the heat, how much heat you are extracting right now, Q2। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K इज इक्वल्स टू, आपने जितना हीट यहां से निकाला और यहां पर क्या कर दिया आपने, W से डिवाइड कर दिया, ओके। सो दिस K कैन बी रिटन एज Q2 अपॉन, सर W क्या होगा यहां पर, तो आपको पता है सर Q2 प्लस W, ये दोनों बराबर किसके हो जाएंगे बेटा, Q1 के। So W can also be written as what, Q1 minus Q2 in this case. So that is the value Q1 minus Q2. So this is the simple formula.
इस फॉर्मूले को और तरीके से कैसे लिख सकते हो, k कैन बी रिटन एज 1 अपॉन q1 by q2 minus 1. This also can be written. Okay, so this is the formula. इस पर बहुत रेयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट अगर कभी पूछा जाए what is the coefficient of performance or performance coefficient, so you can simply explain this. Done. अगर आपसे कोई पूछे क्या कि ये कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करता है, ये कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करता है, तो सर देखिए ये कहता है कि कंप्लीट हीट, द टोटल हीट कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन. पूरा हीट पूरी तरीके से वर्क डन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है. ये किसके बारे में बात, ये न्यूटन का स्टेटमेंट फॉलो करेगा. ये किसका, क्लॉसियस का. क्लॉसियस ने कहा क्या कि किसी भी सिस्टम से, है ना, जो टोटल हीट निकालना है दैट इज नॉट स्पॉन्टेनियस. सिंपल, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ. ओके, तो ये दो पार्ट आपके यहां पर हो गए. डन. तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स इस तरीके से कंप्लीट होता है. अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स को एक बार रिवाइज करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है. थर्मोडायनेमिक्स कैसे रिवाइज किया जाए बेटा, देखो एक टाइमलाइन बना दिया जाए. ऑन दिस टाइमलाइन यू स्टार्टेड विद, किससे स्टार्ट किया था आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स, सबसे, सिस्टम और सराउंडिंग. तो फर्स्ट टॉपिक वाज सिस्टम क्या था एंड सराउंडिंग क्या था. ठीक है, और याद, जो भी याद आएगा वही बताना. सिस्टम और सराउंडिंग. सिस्टम और सराउंडिंग को बनाते टाइम मैंने दो टाइप के वॉल्स की बात करी थी. कौन कौन से वॉल थे बेटा, एक तो एडियाबेटिक था और एक कैसा था बेटा, डायाथर्मिक. अच्छा जी, एडियाबेटिक क्या था, हीट चेंज जीरो हो, हीट एक्सचेंज जीरो हो, लेकिन ये क्या करेगा, प्रॉपर एक्सचेंज कराएगा. ठीक है, मतलब यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, जीरो. डेल्टा टी क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब टेम्परेचर विल नॉट चेंज. ठीक है, इतनी बातें कर ली थी. देन उसके बाद हम लोगों ने दूसरे पॉइंट पर क्या बात किया था, सेकंड पॉइंट. सर सेकंड हम लोगों ने बात किया था थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में. थर्मल इक्विलिब्रियम. सर थर्मल इक्विलिब्रियम की बात जब हम करते हैं तो ऐसे केस में आपको क्या जरूरी होता है बेटा, टेम्परेचर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी इफ देयर आर टू सिस्टम. लेकिन किसी एक सिस्टम की बात की जाए तो उसके लिए उसके जितने भी मैक्रोस्कोपिक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ये क्या होने चाहिए बेटा, कांस्टेंट होने चाहिए. यहां से हम एक चीज समझ में आ गया था, दैट इज कॉल्ड जीरोथ लॉ. दैट वाज zeroth law of thermodynamics. Sir, if A is in thermal equilibrium with A is in thermal equilibrium with C, then B and C will also be in thermal equilibrium. What is the meaning of this? Sir, if the temperature of A and temperature of B are equal, temperature of A is equal to temperature of C at some point, so automatically you can say temperature of B and C both are equal. Now, the third point हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था, जीरोथ लॉ हमारा कंप्लीट हो गया. जीरोथ लॉ कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने प्रोसेसेस के बारे में बात किया. क्या, हाँ, सीपीसीवी और इंटरनल एनर्जी, ये भी देख लेते हैं. चलो, तीन बातें यहां पर हम लोगों ने कर ली थी. क्या सर, सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है और इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है. तो सर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल्स टू आर, अभी अभी हम लोगों ने डेराइव किया. सर CV जो होता है वो क्या होता है बेटा, FR बाई 2. CP क्या होगा, R प्लस FR बाई 2. ठीक है, CP बाई CV क्या होगा, दैट इज गामा. ठीक है, ये बातें हमने सीख ली. सर गामा और इसका रिलेशन आपने नहीं बताया, मैंने कहा जरूरी नहीं है. ठीक, अब इंटरनल एनर्जी के बारे में फॉर्मूला लिखाया था क्या, NF/P बाई 2. सर डेल्टा तब आएगा जब हम चेंज निकालेंगे ना बेटा. अभी क्या लिख रहे हैं, U की वैल्यू एट दिस टेम्परेचर. ओके, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला एक पढ़ लिया था यहां पर. सो दीज वर द फॉर्मूला एसोसिएटेड विद दिस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, फोर्थ पॉइंट. दिस इज व्हाट, थर्ड पॉइंट. व्हाट वाज द फोर्थ पॉइंट, डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में बात किया था. ठीक है, और थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस को पढ़ने से पहले हमने बताया था क्या कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, और साथ ही साथ उसमें वर्क डन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, और हीट गिवन और हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम क्या होता है. तो देखो यहां पर हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इट वाज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था सर, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W. सर डेल्टा Q क्या होता है, इट इज नथिंग बट हीट गिवन और टेकन, है ना. तो सर हीट, अगर डेल्टा U की वैल्यू पॉजिटिव है और क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हीट
गिवन टू द सिस्टम, ठीक है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट टेकन फ्रॉम द सिस्टम। सर इंटरनल एनर्जी में चेंज, सर इंटरनल एनर्जी में चेंज अगर पॉजिटिव है और क्या है बेटा, नेगेटिव है, तो सर पॉजिटिव होने का मतलब क्या, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना, और यहाँ इसका मतलब क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर का डिक्रीज होना। सर वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो और नेगेटिव है तो अगर ये है तो ये क्या हो गया बेटा, एक्सपेंशन, और ये क्या हो गया, कॉम्प्रेशन। बोलो यार बात समझ में आ गई। एक्सपेंशन में वर्क डन बाय द सिस्टम, और इसका मतलब क्या, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। इतना सब पढ़ने के बाद फिर अगले पॉइंट पर हम लोग पहुंच गए थे, क्या अगला पॉइंट क्या है भाई, दैट इज पॉइंट नंबर 5। फिफ्थ पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि सर डिफरेंट प्रोसेसेस कौन कौन से हैं। तो देयर वर टोटल हाउ मेनी प्रोसेसेस आर देयर, 5। सर पहला कौन सा था, आइसोबैरिक, ठीक है। सर आइसोबैरिक, दूसरा प्रोसेस क्या था, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस वाज देयर। थर्ड प्रोसेस क्या था बेटा, आइसोकोरिक। अगला एडियाबैटिक, और ई क्या था, साइक्लिक, ठीक है। सर आइसोबैरिक का मतलब क्या बेटा, पी कांस्टेंट, आइसोथर्मल का मतलब टी कांस्टेंट, आइसोकोरिक का मतलब वी कांस्टेंट, एडियाबेटिक का मतलब क्या, क्यू कांस्टेंट, और साइक्लिक का मतलब क्या, डेल्टा यू जीरो, ठीक है। अब यहां पर इन सभी जगहों पर मुझे क्या देखना था बेटा, इन सारे ही जगहों पर मुझे ये देखना था कि आइसोबैरिक में वर्क डन कितना होगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, और फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई होगा। दूसरे में भी, फर्स्ट, तीसरे में भी, चौथे में, पांचवें में भी, सब में मैंने फर्स्ट लॉ अप्लाई कराना सिखाया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, क्या, डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडियाबेटिक इज अ क्विक प्रोसेस, आइसोथर्मल इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है और आइसोथर्मल का स्लोप कम होता है, दोनों के स्लोप का रेशियो गामा के बराबर होता है। ये तीन बातें याद रखने की जरूरत है, तो बाकी चीजें एक्सप्लेन नहीं करा रहा हूं। मींस व्हाट, दे ऑल आर रिलेटेड विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फाइन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों ने जब पढ़ा, सीपीसीवी की वैल्यू जो यहां पर लिखी है उसका डेरिवेशन मैंने यहां पर बता दिया था, और डेरिवेशन ऑफ सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अभी मैंने बता दिया। ओके, इतना पढ़ने के बाद कहानी एक पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो दो बातें करी, क्या सर, सिक्स्थ में दो बातें, कौन कौन सी बात, द फर्स्ट पॉइंट दैट इज कॉल्ड हीट इंजन, और सेवेंथ पॉइंट दैट इज कॉल्ड हीट पंप, हीट पंप। सर हीट इंजन और हीट पंप में क्या डिफरेंस था, तो सी द डिफरेंस। हीट इंजन में बेसिकली यहां पर क्या था, सोर्स था, और क्या था बेटा, यहां पर सिस्टम था, और यहां पर क्या है, सिंक है, ठीक है। सोर्स हीट देगा, ये हीट वेस्ट करेगा और कुछ वर्क डन करेगा, तो W Q1 Q2, W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2, और क्या आ जाता है, इफिशियंसी ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। सर हीट इंजन जब हमने पढ़ा तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्म पढ़ा, क्या, दैट इज कॉल्ड कार्नोट इंजन, कार्नोट्स इंजन। सर कार्नोट इंजन को हमने जब देखा तो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आया, इसका ग्राफ। सर ग्राफ वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यस बेटा, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द साइकिल, ठीक है, ए बी सी डी। साइकिल में याद रखना है ये क्या है, आइसोथर्मल, ये भी क्या है, आइसोथर्मल, बट दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज आइसोथर्मल compression, this one is adiabatic expansion और this is what, adiabatic compression। आपको पता है कि हर एक प्रोसेस में वर्क डन आप निकालोगे, W1 W2 W3 W4 निकल के आएगा। सर W1 किस में आएगा, AB में, BC में क्या आएगा, W2। तो सर W2 जो है वो और W4 जो है वो दोनों का नेट वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो, और आप यहां पर इफिशियंसी का फॉर्मूला निकालते हैं तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 by T1 आता है, and this is very important to write when T2 is equals to 0 Kelvin, means what, when you have a sink at 0 Kelvin temperature you can achieve a system or an engine which have efficiency 100%. Okay, I'm sorry.
दिस इज हीट पंप नाउ। हीट पंप, अच्छा यहां पर एक चीज मैंने बता दी, Q2 by Q1 is equal to T2 by T1, that is very important formula through which you can solve some न्यूमेरिकल्स। हीट पंप की कहानी इसके जस्ट उल्टा है। आपके पास यहां पर क्या हो गया बेटा, सोर्स हो गया हैविंग टेम्परेचर T1 विच इज हायर देन द सिंक, दिस इज व्हाट सिंक। तो सोर्स और सिंक यहां पर हो गया, दिस इज व्हाट एट टेम्परेचर T2। यहां पर आपके पास सिस्टम है, आप यहां पर एक्सटर्नली वर्क डन करिएगा। जब वर्क डन करेंगे तो ये यहां से हीट निकालेगा Q2 और टोटल कितना हीट भेज देगा भाई, Q1 हीट बाहर भेज देगा। अब सोचो सर ये जो Q1 हीट भेज रहा है इसका कहां जाता है, तो भाई कहां जाएगा ये Q1 हीट, सराउंडिंग में जाएगा। अब सोचो हम लोग क्यों कहते हैं दो दो बहुत बड़े इसके लॉसेस हैं, हीट पंप के दो बहुत बड़े लॉसेस हैं क्या, एक तो एनवायरमेंट, और किसको किसके लिए लॉस है, एनवायरमेंट के लिए बेसिकली। पहला कि यहां से जो गैसेस निकलती हैं वो, पहली चीज तो गड़बड़ CFC की बात हो जाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की। साथ ही साथ सोचो कंटिन्यूअसली कितना हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा, वर्क डन आपने किया, यहां से हीट एक्सट्रैक्ट कर कहां भेज रहा है, हमारे सराउंडिंग में ही। इसीलिए जनरली जो समर सीजन होता है उसमें जितने बड़े सिटीज हैं, जो मेट्रो सिटीज है, उन सबका टेम्परेचर नॉर्मली 3 से 4 या 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा होता है कंपैरिजन टू द विलेज एरिया। आप पास के विलेज एरिया में चले जाओगे, यू विल फाइंड अ लोअर टेम्परेचर देन द मेन सिटी टेम्परेचर, कभी भी आप देखो, है ना। तो ये चीज ऐसी होती है, क्यों ऐसा हो रहा है बेटा, केवल इस वजह से हो रहा है, मतलब केवल नहीं, दिस इज वन रीजन, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीजन है। गांव में जनरली इतनी सारी रोड्स नहीं होती जितनी रोड यहाँ पर है, गांव में जनरली लोगों के पक्के मकान नहीं होते हैं, तो ये सब बहुत सारे रीजन है, बट दिस इज ऑल्सो अ मेजर रीजन टू दिस। ओके, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कंप्लीट दिस चैप्टर, ओके, थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो आपको किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, सी रिवाइज द चैप्टर, कंप्लीट द चैप्टर एंड ट्राई टू मेक वन टाइमलाइन from where you have started and where you are going to finish. Try to write all the important parts. बाकी चीजें कहानियां याद रहती हैं यार, यही चीजें तुम्हें याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अब सोचो इसमें कोई ऐसा चीज है जो छूटा, हम लोगों ने पढ़ा है, नहीं छूटा, ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले आपके पास लिखे हुए हैं। यू विल फाइंड सर फॉर्मूला यहाँ पर इतने ही है क्या, नहीं बेटा, ये सब फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है यहाँ का। बोलो यार 3 घंटे में हम लोगों ने इतना ही खत्म किया था, उसमें भी रोने लगे थे तुम। हाँ, तो रिमेंबर दिस नाउ। लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। एंड आज हम लोग ऑसिलेशन में केवल और केवल बातें करेंगे, लिखना उखना कुछ नहीं है तुम लोगों को, है ना, मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या कि जब हम वेव एंड ऑसिलेशन की बात करते हैं कि सर वेव है और ऑसिलेशन है, ये हमारा इंटायरली डिफरेंट चैप्टर है अभी तक जो तुम पढ़ते हुए आए थे। जैसे हम लोगों ने सेमेस्टर 1 में क्या क्या चीजें पढ़ी, मैकेनिक्स पढ़ी प्योरली, मींस व्हाट सर, मैकेनिक्स में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी। अब तुम सोचोगे सर वहां पर क्यों ले जा रहे हो, तो पुराना चीज हो गया, है ना, हॉन्टेड हाउस जैसा है, दोबारा वापस नहीं जाना वहां पर। बट यार फिजिक्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना, आप अगर जहां से शुरू किए हो वहीं से फिर वापस जाना पड़ेगा, है ना। इसी को मेटाफिजिक्स कहते हैं बेटा, आत्मा की बात जहां पर होती है, जहां से आए वहीं जाना है, मेटाफिजिक्स। हाँ, तो दिस इज द रियल फिजिक्स, बट सी we have started from where, we have started from the first chapter that is called kinematics। छोड़ दो यार उसको, काम की बातें करेंगे यार, पूरा तुम हॉन्टेड हाउस में गए, नहीं नहीं यहाँ पर तो यार मेरा दोस्त मरा था, यहाँ मेरी सहेली, सबसे मिल के आना है, ऐसा जरूरी नहीं है यार, पुरानी चीजों को सब कुछ नहीं याद रखना, सी थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी है, जो याद रखनी है वो याद दिला रहा हूँ। सर हम लोगों ने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, फोर्स के बारे में पढ़ा था, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, यानी कि हम उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, NLM। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था यार, वर्क पावर एनर्जी, ओके। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करो, हाँ जी, हाँ ग्रेविटेशन याद कर लो, मुझे पता है रोटेशनल मोशन भूल जाओगे, भूलोगे नहीं सर, उससे बच के निकलना है ना। बहुत अच्छा चैप्टर, प्यारा चैप्टर है, मतलब उससे अच्छा चैप्टर मुझे नहीं लगता कि मैकेनिक्स में तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा, बहुत प्यारा चैप्टर। हम सीरियस यार, फिलहाल छोड़ दो, तो तुम्हारा मन है तो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने 4 चैप्टर याद है, थोड़ी थोड़ी बातें याद रखनी। क्या सर, काइनेमेटिक्स पढ़ते टाइम मौसम गुलाबी हुआ करता था, मार्च अप्रैल का तक टाइम, तो गुलाबी पेन से लिख रहा हूं। सर हम लोगों ने पढ़ा v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt, यस, व्हाट वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल इज व्हाट dx by dt, ये हम सभी लोगों ने पढ़ा है।
और क्या पढ़ा सर? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? डीवी बाई dt, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। या फिर एक्सीलरेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? डीवी बाई dx ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सी टू फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूले, ये हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद जब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आ जाता हूं, बाकी चीजें नहीं समझना, बस इतना याद रखना है। ओके अच्छा सर, एक दो चीजें और पढ़ी थी क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, जरा मुझे बताओगे? कॉस एक्स। हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ, सर अगर ए एक्स हो जाए विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स कर लें तो क्या हो जाएगा सर? ए कॉस ए एक्स। मतलब x के साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लीकेशन में होता है वो डिफरेंशिएशन करते टाइम एक बार बाहर को आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। बोलो यार बात समझ में आ रहा है? तो ये दो बातें आपके लिए जरूरी है याद रखना। सर अब cos का फॉर्मूला और tan का फॉर्मूला नहीं बताएंगे? नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमें cos और tan का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है बेटा? माइनस साइन एक्स। बस इतना याद रखना है, तुम लोग टैलेंटेड हो, याद है। ये बातें हम लोगों ने यहां पर कर ली। सर दो बातें हमें यहां पर याद रखनी है क्या? v और a, और ये दोनों बातें, ठीक है। सर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने कई तरीके के फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, है ना? कई तरीके के फोर्सेस, जैसे सर टेंशन फोर्स हुआ करता था, यस देयर वाज अ टेंशन फोर्स, स्यूडो फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बहुत सारे ऐसे फोर्सेस आपको देखने को मिले थे, है ना? तो फोर्सेस का नाम आपको याद रखना चाहिए, कैसे लगता है ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी क्या, कि सर यहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है, इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एनी बॉडी, तो वो क्या करेगा? सिंपल टर्म्स में क्या याद रखना चाहिए तुम्हें? इफ यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी दैट विल पोजीशन चेंज करेगा, ठीक है। थोड़ा अच्छा बताओ यार। इफ यू अप्लाई अ फोर्स तो होगा क्या? पोजीशन तो चेंज करेगा ही करेगा, लेकिन एक्चुअली क्या करता है? एक्सीलरेट करता है। पोजीशन भी कैसे चेंज करेगा? विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी, है ना? तो आपने फोर्स अप्लाई किया तो क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा। सर अगर फोर्स उल्टा अप्लाई कर दिया तो रिटार्ड करेगा। क्लियर? ओके, डी एक्सीलरेट या रिटार्ड, दोनों बात सही है। तो सर यहां पर हम लोगों ने पढ़ा था F इज इक्वल टू वॉट? M इंटू ए। सर M मास पर अगर A एक्सीलरेशन आपने अप्लाई किया तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ma। ये बात भी आपको पता है, क्लियर है ना यार? ओके नाउ सर हम लोग वर्क पावर एनर्जी में आते हैं। वर्क पावर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? आप सभी लोगों को मैंने बार बार बताया है। सर व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? इट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन एनी सिस्टम व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज डूइंग वर्क ऑन इट, ठीक है। किसी भी सिस्टम पर अगर कोई बाहरी फोर्स काम करेगा तो दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। एंड आई हैव लाइक बहुत टाइम, अनगिनत टाइम मैंने तुम्हें बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा हुआ, इट हैज सम पोटेंशियल एनर्जी, नो डाउट, बट इफ वी वांट टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। मुझे काम करना पड़ रहा है, तो मैंने जितना काम इसमें किया वही इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया ना। ओके सर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था क्या? mgh। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हाफ m v स्क्वायर। बट सर हमने स्प्रिंग भी तो देखा था यहां पर, रिमेंबर? इट हैज अ मास m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होता है? k होता है। व्हेन यू विल अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स ओवर द स्प्रिंग, है ना, स्प्रिंग को जो बाहरी फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है? ये डिस्प्लेस होगा यहां से, but on the same time there is one more force start acting on it, that is called kx or minus kx। स्प्रिंग को स्ट्रेच करके छोड़ दिया तो ऑटोमेटिकली कहां जाएगा? वापस आता है। तो ऑटोमेटिकली जब वापस आता है तो वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है यहां पर? सर दिस फोर्स दैट इज kx, सिंपली नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स। रिमेंबर दिस नेम ना? ओके सर, कितनी एनर्जी यहां पर स्टोर होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। मैं कह नहीं रहा हूं कि यार एकदम याद ही रखो, बस थोड़ा थोड़ा याद रखो, है ना, और बस समझो। सर इतना भी पढ़ लिया था, बढ़िया। सर ग्रेविटेशन तो पढ़ा था वो भी, हाँ ग्रेविटेशन पढ़ा था। ये क्या था? अर्थ, ठीक है। अर्थ के सेंटर पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है? बस मुझे ये बता दो। 9.8। अच्छा जी, तो यहाँ के सरफेस पर कितनी होती है? सेम होती है। वाह, कितने लोगों ने ये नहीं पढ़ा है कि अच्छा चलो किसी हाइट एच पर चले जाए तो कितना होगा? तब भी सेम रहेगा, है ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा।
अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है और अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर भी ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इवन ये भी बताया हो कि अगर आप अर्थ के सरफेस से 200 मीटर ऊपर जाइए तो उसकी ग्रेविटी में जितनी कमी आएगी, आप अर्थ के सरफेस से 100 मीटर ही नीचे जाने पर, मतलब उसके आधे डिस्टेंस नीचे जाने पर ही उतनी कमी देखने को मिलेगी। मींस व्हाट? इनसाइड द अर्थ सरफेस you will have the decreasing order of value of small g, है ना? एंड एट द सेंटर इट विल बिकम जीरो। सेंटर पे क्या होगा? जीरो होगा। क्यों भैया? क्योंकि सेंटर पर यार अगर पॉइंट माना जाए तो पॉइंट मास कितना फोर्स लगाएगा? जीरो। डन। अच्छा, थोड़ा सा और मेरा मन कर रहा था तो मैंने क्या कर लिया, अर्थ है, मैंने एक टनल बना दिया इसमें। क्या बनाया भाई? एक टनल। और तुम्हें पकड़ के छोड़, किसको छोड़ दूं? तुम्हें छोड़ दूं? इसको पकड़ के मैंने यहां छोड़ दिया, ऐसे नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर अर्थ अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। लेकिन अगर इसको मैं ले जाकर यहां पर छोड़ दूं, चल भाई तुझे ले जाके सेंटर पर ऐसे रख दिया मैंने, सिंपल, जेंटली, आराम से, तो बताओ वो मूव करेगा या नहीं करेगा? तो भाई ये मूव करेगा क्या? नहीं, दैट विल बी इन रेस्ट पोजीशन। ओके, मींस नेट फोर्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एट सेंटर विल बी जीरो। डन। ओके, सो ये बात भी आपको याद रखने की जरूरत है, जी की वैल्यू थोड़ी सी। ठीक, इतनी बातें तो याद है, और ना याद हो तो अब तो याद करा ही दिया मैंने ना। एक चीज और आपने पढ़ा था क्या सर? सर्कुलर मोशन। हाँ सर, ये तो पढ़ा था मैंने। क्या क्या याद है इसमें? सर्कुलर मोशन सर, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता था mv² अपॉन r। चलो भैया ये भी मान लिया। सर एक एंगुलर वेलोसिटी जैसा शब्द मैंने सुना था, ओमेगा, है ना? दैट वाज व्हाट? 2 पाई बाई टी, 2 पाई एफ। सर ये क्या लिख दिया आपने? सर हमने ये सुना था थीटा बाई टी। अब अच्छा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है? थीटा बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वन एंगुलर, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वन टाइम, टाइम एंगुलर नहीं होता है ना? तो देखो ये बात भी हमने सुनी थी। अब जरा तुम मुझे ये बताओ सर, व्हाट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन? सर पीरियोडिक मोशन क्या होता है? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? कोई भी ऐसा मोशन जो अपने उस, मतलब कोई भी मोशन जो अपने पाथ को क्या करे, एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिक मोशन। सिंपल है। ओके, जैसे सब लोग एक एक एग्जांपल देंगे, सोचो और दिमाग लगाओ कि सर एक एक एग्जांपल में पीरियोडिक मोशन का देने वाला हूं, कोई भी एक एग्जांपल। हाँ हाँ, क्लॉक, नीडल, ठीक है, फैन के ब्लेड्स, ठीक है, और बताओ? पेंडुलम, और बताओ भाई? हाँ, व्हील ऑफ साइकिल, ठीक है भाई। हाँ, कुछ और बताओ? अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, ठीक है, मतलब सर्कुलर मोशन हम बोल सकते हैं सीधे सीधे। कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है दैट इज आल्सो अ पीरियोडिक मोशन। और कोई नाम बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, रोटेशन, किसका रोटेशन? हाँ, रोटेशन, अर्थ का रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस, ओके, दिस इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड सन, दैट इज आल्सो पीरियोडिक मोशन। मींस ऑल सर्कुलर मोशन दे आर पीरियोडिक मोशन, ठीक है? ओके, जस्ट गिव मी वन, जस्ट गिव मी द आंसर। सर एक बॉल है जिसका मास कुछ m है, इसको हाइट h से मैं यहां पर ड्रॉप कर दिया। जब ये आके इससे टकराता है तो यहां पर एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, नो लॉस इन एनर्जी, एनर्जी लॉस नहीं है। मतलब जिस वेलोसिटी से ये टकराया उसी वेलोसिटी से ये क्या कर जाएगा? रिबाउंड कर जाएगा, ठीक है? क्या इसका मोशन पीरियोडिक होगा? आपने एक बॉल है ड्रॉप किया, नीचे गया, टकराया, उसी वेलोसिटी से वापस आया, फिर उसी हाइट तक आएगा। दिस विल, मैंने क्या बोला? एनर्जी का कोई लॉस नहीं है, तो काहे कम होगा? दैट विल बी पीरियोडिक और नॉट? दैट विल बी अ पीरियोडिक। ओके, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लिया जाए पीरियोडिक का ही। मैंने कहा सर ये है, यहां से ड्रॉप कर दिया गया, यहां टकराया और टकरा के वापस गया,
मीन्स व्हाट, फ्री फॉल अगर आपने कराया और वो रीबाउंड किया, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन। सिंपल। ओके सर, होगा पीरियोडिक मोशन। एक ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा हुआ था, और ऑब्जेक्ट को भी क्या करो, सपोज ये एक बॉल है, दिस इज कनेक्टेड विद 2 स्प्रिंग्स। इसको आपने यहां से डिस्प्लेस किया इधर, ठीक है, और डिस्प्लेस करके आपने छोड़ दिया। आगे जाने के बाद इधर गया, फिर वापस आया, फिर यहां से यहां गया, फिर वापस आया। क्या ये पीरियोडिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन। ओके फाइन। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अर्थ जो है इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। मीन्स एवरी मोशन विच रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड अ पीरियोडिक मोशन। हम सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई? सर दैट टाइम आफ्टर विच इट रिपीट्स इट्स पाथ इज कॉल्ड, वो टाइम जिसके बाद वो अपना पाथ को फिर से रिपीट कर रहा होता है, उस टाइम को, इंटरवल को क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे भाई उसे? टाइम पीरियड। ठीक है। सो किसी भी पीरियोडिक मोशन में एक चक्कर कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, टाइम टू कंप्लीट एनी पीरियोडिक मोशन is called time period represented by capital T. ओके सर, क्या एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे मान लो मेरा घर है या तुम्हारे घर पे कुछ ऐसे पड़ोसी होते हैं जो अक्सर ही आते हैं, हर शाम को पहुंच जाते हैं, तीसरे दिन पहुंच जाते हैं, दे हैव अ फिक्स शेड्यूल सपोज। ठीक, मान लो तुम्हारे घर पे और तुम ही घर पे बर्तन वर्तन धुलते हो, चाय भी तुम ही बनाते हो, तो तुम्हारे पड़ोसी शर्मा जी जो है वो अक्सर आ जाते हैं हर दूसरे दिन पर। आ जाए तो पक्की बात तुम्हें पता है परसों आएंगे, बर्तन साफ रखना, जल्दी से चाय बनाना है ना, एक दिन जहर मिला के दे दिया, काम खत्म हो गया। वो इनफाइनाइट टाइम की बात है। तो हुआ क्या कि तुम हर तीसरे दिन क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो तुम्हारे जो शर्मा अंकल है वो आ रहे हैं। ठीक, तुमने कहा सर हर तीसरे दिन तो शर्मा अंकल आ गए, 30 डेज में, इन 30 डेज हाउ मेनी टाइम्स ही कम टू योर होम? कितनी बार? 15 बार। हर दूसरे दिन आ रहे हैं ना बेटा, कल छोड़ के परसों, फिर परसों, ऑल्टरनेट डेज पर आ रहे हैं, कभी मिस भी नहीं कर रहे वो। ठीक, तो हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स पर मंथ। यस, ये क्या हो गया भाई? 15 टाइम्स पर मंथ, है ना। तुम्हारी कोई कजिन आई हुई है घर पे, वो यही रिपीटिशन देख रही है 2 दिन से, उसने पूछा क्या चक्कर है इनका? तुमने कहा कि सर बहन देखो यार, ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। कैसे आते हैं भाई? फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। उसने और क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कितने फ्रीक्वेंट? तुमने कहा 15 टाइम्स पर डे। वो अपने मम्मी से जाके बता रही है क्या, शर्मा अंकल की फ्रीक्वेंसी बड़ी अच्छी है। क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 15 टाइम्स पर मंथ। मतलब क्या? यहां से एक टर्म निकल के आ रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी। व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? एनी मोशन विच इज रिपीटिंग मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी पीरियोडिक मोशन है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। कितने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में? पर मंथ की बात मैंने करी। पर मंथ वो कितनी बार है ना? 15 टाइम्स। वो रिपीटिशन जितनी बार होगा किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसे क्या बोलेंगे? उस पर्टिकुलर पीरियोडिक मोशन की फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज समथिंग, इट इज अ नंबर बेसिकली, वी कैन से कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स सम फिनोमिनन इज अकरिंग पीरियोडिकली इन अ गिवन टाइम पीरियड। तुमने किस में मेजर किया बेटा? मंथ में। बट सर अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं, यहां सब इन सब टाइम पीरियड्स के बारे में बात करूं, तो क्या होगा? हाँ सर, बस 2 मिनट 4 मिनट है मेरे पास। सर भी बहुत फ्रीक्वेंट आते रहते हैं। सी, तो हमने कहा सर अगर इसके बारे में बात किया जाए तो वो मैं टाइम पीरियड क्या फिक्स रखूं? क्या 1 महीना मुझे लेना चाहिए, 1 आवर लेना चाहिए, 1 मिनट लेना चाहिए, या 1 सेकेंड लेना चाहिए? तो आंसर इज 1 सेकेंड। वाई? बिकॉज जनरली वी यूज
द SI यूनिट ऑफ टाइम इज 1 सेकेंड। ठीक है भाई, तो 1 सेकेंड में कोई घटना कितनी बार घट रही है उसको क्या बोलेंगे, उस पीरियोडिक मोशन की फ्रीक्वेंसी। जैसे हार्ट बीट्स 72 टाइम्स पर मिनट। सर दिल की धड़कनें 1 मिनट में कितनी बार चल रही हैं? 72 टाइम्स। तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस फिनोमिनन? तो तुम कहोगे सर 60 सेकेंड्स में कितनी बार? 72 टाइम्स। तो भाई 1 सेकेंड में कितनी बार? 72 बाई 60 है ना, 12 25 8, 12 6 6 बाई 5 1.2। So the frequency of heartbeat is 1.2 पर सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको? पर सेकेंड। इसी पर सेकेंड को एक चीज और बोला जाता है, 1.2 हर्ट्ज, HZ। हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम पर रखा गया इसकी फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट, दैट इज हर्ट्ज, HZ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? द फिनोमिनन और एनी पीरियोडिक फिनोमिनन अकरिंग पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैं जनरल डेफिनेशन दूं, क्लियर हो रही बात? फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई क्या होती है? अच्छा, एक और छोटी सी बात सर यहां पर जो मोशन बताया है उस मोशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या? एक वर्ड मैं यूज करूंगा पीरियोडिक, एक मैं यूज करूंगा हार्मोनिक, और एक और यूज करूंगा जिसे सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ठीक है, बिकॉज अ टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सर पीरियोडिक मोशन इज एनी रिपीटेड मोशन। Harmonic motion is also a repeated motion, but about a fixed point. But sir simple harmonic motion क्या हो गया? It is also a repeated motion about a fixed point, fixed point, but on a straight line. कहां पर भैया? स्ट्रेट लाइन। सर 2 मिनट रुक जाइए, 440 से है ना, 540 से? हाँ तो बस 1 मिनट रुक जाइए सर, है ना। तो भाई देख, पीरियोडिक हार्मोनिक SHM मतलब ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड, ये भी रिपीटेड। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या SHM इज अ पीरियोडिक मोशन? यस। हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। मींस अगर मैं यहां पर ये ड्रॉ करूं तो अगर इसको मैं बोलूं क्या सर, दिस इज व्हाट, पीरियोडिक मोशन। ओके, इसे क्या बोल सकता हूं? हार्मोनिक मोशन HM, और इसको क्या बोल सकता हूं बेटा? SHM। मींस व्हाट? all simple harmonic motion are periodic motion, all simple harmonic motion are harmonic motion। ठीक है, उसी तरीके से all harmonic motion are periodic motion, but you cannot say sir all periodic motion is harmonic motion, you can't say। so this is the basic difference in between them। in next class we will start from द सेम पॉइंट, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करते चलेंगे, और कुछ बेसिक चीजें जैसे फ्रीक्वेंसी हो गई है ना, टाइम पीरियड हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। यस बेटा।